अब ये सेक्रेटरी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या होता है, जो सचिव होते हैं वो स्टाफ अभिकरण के क्या करते हैं, प्रमुख होते हैं, मतलब जैसे विभाग अध्यक्ष के ये प्रमुख होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो विभाग अध्यक्ष जो विभाग के सबसे ऊपर वाला अधिकारी होता है, उसके बाद वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में, मिनिस्टर के कांटेक्ट में होते हैं। मिनिस्टर को अगर मिनिस्टर को किसको बात करना हो तो वो तो डायरेक्ट मिनिस्टर को, किसी सचिव को मिनिस्टर को कुछ बात करना हो तो डायरेक्ट वो प्रोप्राइटर इनको जाके नहीं बोलेगा या एडिशनल सचिव को नहीं बोलेगा, तो क्या करेगा वो सचिव को बोलेगा, सचिव फिर एडिशनल सचिव को बोलेगा, एडिशनल सचिव फिर स्टाफ को बोलेगा, स्टाफ वो जो कोई मानते कोई प्लान में राइटिंग मिस्टेक हो जाता है तो वो वहां पर जाके वो करते हैं, ठीक है। तो ये काम सब होता है, एक हायरार्किकल फॉर्म होता है, उसमें जाके ये बनाया जाता है। अब ये फंक्शन देखते हैं सचिव का, ये जो हमारा फंक्शन है ये अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि जो अलग अलग फंक्शन होता है उसका एक कार्य के रूपरेखा के में किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मंत्रिमंडल का उसका निर्माण करते हैं और मंत्रिमंडल उसके प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते हैं, ठीक। अब सचिव क्या होता है, सचिव जो हमारे जो राज्य के शासन व्यवस्था को नियंत्रण करते रहता है, फिर उसको निर्देश देता है, फिर इसके बाद वो मंत्रिमंडल के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है, मुख्यमंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, विधानसभा में कोऑर्डिनेशन करता है, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन करता है। ये सभी जगह क्या करते हैं, मिडिल मैन का काम करता है। ये बीच का एक आदमी होता है जो पूरे कोऑर्डिनेशन को, पूरे गवर्नमेंट को एक तरह से वेल परफेक्ट मैनर में एनवायरमेंट में बदलना चाहता है, ठीक है। अगर ये जैसे कि ये बीच का आदमी अगर लिंक टूटेगा तो पूरा गवर्नमेंट क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब कि मंत्रिमंडल और जो वो एक लेखपाल था उसके बीच का कोऑर्डिनेट काम कौन करता है, ये जो इंटरलिंक का काम कौन करता है, ये हमारा सचिव काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब जो सचिव होते हैं वो कैसे कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। पहले क्या, पॉलिसी मेकिंग का काम हमको मालूम है, पॉलिसी मेकिंग को हमारे ये सचिव ही करते हैं। मतलब ये जो हम लोग बताए थे, इससे पहले एग्जांपल के थ्रू बता दिए, तो जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो वो ऐसा एक पॉलिसी लेना था, इसको निर्माण कौन किया, सचिव किया। सचिव किसको वर्क दिया, एडिशनल सचिव दिया स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को, स्टाफ ग्रुप को। उसके बाद वो टाइपराइटर लेखपाल लिखेगा, उसके बाद क्या फाइल बन के जाएगा। फिर वो क्या होगा, फाइल बन कर प्रोग्राम पूरा मेक कौन कर रहा है, ये सचिव कर रहा है, उसके जो सचिवालय होते हैं वो करता है, ठीक है। वो देगा मंत्रिमंडल पर मोहर लगाएगा, फिर वो सीएम उसको मोहर लगाएगा, फिर गवर्नर मोहर लगाएंगे, उसके बाद वो पूरा एक बन के तैयार हो जाएगा। तो एडिशनल मेकिंग का काम क्या, यहाँ पर एग्जैक्ट रूप से कौन काम करता है, हमारे जो सचिव होते हैं वो ही करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन का भी काम कौन करता है, ये सचिव ही करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन को काम ये जो हमारे सचिव होते हैं वही पूरा उनके मदद से पूरा ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद वो उसको अच्छा से इम्प्लीमेंट कराते हैं, इसकी नीति को अच्छा से जानते हैं, जिसके कारण हमारा जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन किया, सचिव किया। लेकिन नाम किनका होता है, ये फिर से बोल रहे हो, नाम किनका होता है, हमारे जो लीडर का नाम होता है। अच्छा हुआ तो लीडर अच्छा है, बुरा हुआ तो लीडर बुरा है, ठीक है दोस्तों। अब यह देखते एम्प्लॉयमेंट वर्क, जो हमारे राज्य के जो प्लान निर्माण होते हैं उसमें मंत्रिमंडल का उत्तरदायी होता है, हमको मालूम है उसके। लेकिन क्या उनके पास, हम पहले बता दिए कि उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, एजुकेशन भी ज्यादातर, मतलब ज्यादातर में देखते मंत्रिमंडल के पास कम ही रहता है, ठीक है। लेकिन उनके पास नॉलेज कम रहता है, रिकॉर्ड कम रहता है, डाटा कम रहता है। ये सब कम होने के कारण वो अच्छा से पॉलिसी नहीं बना पाते। लेकिन क्या होता है, उनके जो सचिव होते हैं, उनके जो सचिवालय होते हैं, उसके पास नॉलेज भी होता है। वो मेनली जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो अच्छा खासा पढ़ के जाते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस भी रहता है, उनके 40 साल उनके कैरियर में या 20-30 साल का कैरियर रहता है। फिर उसके बाद डाटा रहता है उनके, जब से देश आजाद हुआ या ब्रिटिश से पहले का भी है, वो तो डाटा रिकॉर्ड रहता है। फिर उसको एनालाइज करके वो अच्छा से प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद वर्क को बांट देते हैं। जो जैसे एग्जांपल देखे थे क्या, एडिशनल सचिव के पास, फिर स्टाफ के पास, फिर लेखपाल के पास, ये सब के पास जाता है, वर्क सबका यहाँ पर बट रहा है। इसके मदद से ही वो अच्छा से काम कर पाते हैं। अब कैबिनेट वर्क, जैसे क्या कैबिनेट वर्क में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर क्या, जैसे क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सचिव का काम अलग अलग होता है। जैसे कि कैबिनेट मीटिंग होता है, कोई भी एजेंडा होता है। ये पिछले चैप्टर में भी हम लोग देख लिए थे क्या, कि हम फिर देखे थे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का देख लेते। चलिए यहाँ पर दूसरा हम एग्जाम्पल लेते, जैसे कि अभी कोरोना पीरियड है तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते क्या,
ये वैक्सीन कर लेते हैं, सबसे बढ़िया वैक्सीन कर लेते हैं। अभी तो सब लोग वैक्सीन के लिए जो महामारी मतलब कि सब लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, शेड्यूल 2 मिनट में खत्म होता है, अपॉइंटमेंट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो वैक्सीन कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अभी मानते कि कोई भी स्टेट का, जैसे यूपी स्टेट का मिनिस्ट्री का में यूपी गवर्नमेंट का एक बैठक बुलाया जाता है, उसके एजेंडा को क्या करेंगे, सचिव तैयार करेंगे। जैसे वैक्सीन यूपी गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि हम सभी आदमी को, नागरिक को, यूपी के नागरिक को वैक्सीन फ्री में देते हैं। इसका एजेंडा कौन तैयार करेगा, पूरा एजेंडा हमारे जो सचिव होता है वो तैयार करता है। फिर क्या, अब कैसे देना चाहिए, अब कैसे मतलब कि कहाँ पर देना चाहिए, सरकारी स्कूल में देना चाहिए या सरकारी मतलब कि हॉस्पिटल में देना चाहिए। हॉस्पिटल में क्या भीड़ ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे कोरोना और फैलेगा, तो इसके कारण क्या करेंगे, वो सरकारी स्कूल कर देंगे। अभी सरकारी स्कूल बंद है, स्कूल सब बंद है, या कोई भी प्राइवेट स्कूल है, बड़ा बड़ा स्कूल है, उसमें बोलेगा कि ठीक है हम इस वहां पर जाके मैनेज करेंगे। मतलब जो हमारा हेल्थ स्टाफ है वो 10-15 आदमी का टीम जाएगा और वहां पे वैक्सीन लेके जाएगा और वहां पे सरकारी स्कूल में जाकर देगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, कोरोना का जो फैलेगा संभावना ज्यादा था वो कम हो जाएगा। क्योंकि वहां पे हम लोग अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर हॉस्पिटल में मरीज लोग हैं, तो उससे हम लोगों को डर लगता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये पूरा एजेंडा कौन तैयार कर रहा है, पूरा फ्रेमवर्क कौन तैयार कर रहा है, हमारा सचिव कर रहा है। उसको हम लोग सचिव के द्वारा ही सीएम साहब को समझाया जाएगा, वो सीएम साहब ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद मंत्रिमंडल का जो व्यवस्था होता है, जो विवेक होता है, जो बिल होता है, उसका भी कौन फॉर्मुलेशन करता है, सचिव करता है। ड्राफ्ट कौन करता है, सचिव करता है। मतलब सचिव का मतलब सचिवालय करता है, उसके जो ग्रुप ऑफ मेंबर तो वो सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल का जो ओथ, मतलब कि फिर उसके बाद मंत्रिमंडल का ओथ, ये जब मंत्रिमंडल का स्पीच, सीएम का स्पीच, जो हमारा मिनिस्टर का स्पीच या ये सब कौन, हमारे सचिव साहब के मतलब सेक्रेटरीट में लिख के जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई विधानसभा का जो सेशन बुलाया जाता है, मतलब कि गवर्नर द्वारा सबसे पहले बुलाया जाता है, उसका भी स्पीच, मोशन ऑफ थैंक्स, ये सब कौन हमारा वो सचिव लिख के देते, उसी से होता है। फिर मंत्रिमंडल का जो समिति होता है, कोई भी मंत्रिमंडल में कोई समिति होता है जो विशेष कार्य के लिए बैठाया जाता है। जैसे कि अभी हम कोरोना का लिए, तो कोरोना में जैसे कि वो दवा का एक ले लेते, क्या दवा का एक कमिटी बैठाता है गवर्नमेंट। जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट एक कमिटी बैठाती है, क्या कि बोलेंगे कि आप जाके सिर्फ दवा वितरण कैसे होता है, कैसे वितरण हो रहा है, वो जाके आप देखिए। तो उसका एक कमेटी बैठा है, तो वो कमेटी का पूरा कोऑर्डिनेट कौन करेगा, ये हमारा सचिवालय ही करता है, सचिव करता है, ठीक है दोस्तों। अब फाइनेंशियल वर्क क्या, राज्य के सचिवालय क्या प्रदेश के जो फाइनेंशियल नीति को रूपरेखा निर्धारित करता है। क्योंकि जो फाइनेंशियल पावर टू मेक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम का, तो कैसे वो रूपरेखा, कैसे हमको कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, हेल्थ मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री को, पुलिस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, ये सब कौन, हमारा वित्त मंत्रालय का जो सेक्रेटरी है, तो वही पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करता, वही अपना रिपोर्ट किसको भेजेंगे, मंत्रालय वित्त मंत्री को भेजेंगे, वित्त मंत्री प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे। तो वो सब एक बैठक होता है, पूरा इम्प्लीमेंटल पॉलिसी प्रोग्राम कौन बनाता है, सचिव साहब बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट का भी कौन काम करता है, पूरा बजट का ड्राफ्ट करने के काम कौन करता है, हमारे सचिव का सचिवालय करता है, या जो सचिव साहब वो करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का वर्क, ये पूरा पूरा जो मैं बताते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने स्टाफ के बीच में या जो दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में। तो ये सचिव क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन भी करता है, एक स्टाफ तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सचिव होते हैं वो कर्मचारी के नीति को तय करता है, मतलब वो बताया कि वो जो एग्जाम्पल लिए थे किसका, स्कॉलरशिप वाला का एग्जाम्पल ये, तो वो क्या किया कि वो पूरे को नीति को बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, हमको 10,000 का कितने इंस्टॉलमेंट बताने, कौन से लोगों को देना है, कौन से बच्चे को देना है, कितना परसेंट वाले को देना है, ये पूरा नीति को बताता है। तो उससे क्या होता है, पूरा एक बनता है, वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद विभिन्न जो लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, वेतन भत्ता, ये अलाउंसेंस या जो होते हैं, वो सबको भी ये लोग बताते हैं कि इतना आदमी को इतना चीज देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद केंद्र और राज्य के संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में हम लोग देख चुके थे क्या, जैसे कि हमें फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, क्या मान लीजिए कि हाँ वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं। वेस्ट बंगाल में ममता गवर्नमेंट है और हमारे जो सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है। तो दोनों गवर्नमेंट क्या अलग अलग है, दोनों सरकार अलग है, दोनों का एजेंडा अलग है, पॉलिटिकल एजेंडा अलग है, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंडा अलग है, लेकिन क्या दोनों के सरकार में अभी देखते हैं कि बहुत सारे क्लैश देखने को मिलता है। लेकिन क्या वहाँ का स्टेट
सेक्रेटरीट होगा और जो सेंट्रल का कैबिनेट सेक्रेटरी या जो पीएमओ होगा उसके जो सेक्रेटरी होगा उसका कोई एजेंडा नहीं होता। उसका एजेंडा नहीं होता, वो दोनों के कोई बीच में कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, वो दोनों को क्या डेवलपमेंट करना, तो उनका और जो स्टेट सेक्रेटरी और जो सेंट्रल सेक्रेटरी का कैबिनेट सेक्रेटरी का दोनों का क्या बात मिलेगी, उनको कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, लड़ाई के बीच में, लड़ाई के लीडर के बीच में, लेकिन इनका नहीं हो, इसके बीच में क्या होगा, जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, दोनों का एजेंडा मिलेगा, जो प्लान और प्रोग्राम अच्छा से फॉर्मुलेट होगा और इम्प्लीमेंट होगा, बजट भी अच्छा से मिलेगा। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कैलाश हमारे नेता के बीच में हो सकता है, हमारे जो सेक्रेटरी के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशनल लीडरशिप, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्या लीडरशिप उनको चाहिए, तो सचिव होते हैं वो पूरे अच्छा लीडर होते हैं, मतलब पूरे तो जो उनका सचिवालय होता है लीडिंग करते अच्छा लीडर होते हैं, इसीलिए उनका प्रधान होता है कि वो क्या, वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि अच्छा से लीडरशिप भी करते। फिर कंट्रोल, ये कंट्रोल भी सचिव भी करते हैं, जो हमारे जो सचिवालय का जो क्षेत्र होता है, इकाई होता है, उसमें समय समय पे क्या मूल्यांकन होता रहता है, जैसे कि बहुत सारी कमेटी बनती है जो रिलेशनशिप बताती है वह सचिव और मंत्रालय के बीच में। सचिव मतलब कि उसके जो हायरार्किकल फॉर्म होते हैं सचिवालय के, उसके बीच में कहाँ क्लैश हो रहा है वो सब भी बताते हैं, जिसके कारण इससे क्या नोक निकलती जाती है, न्यूनता निकलती जाती है, तो आराम से वो बना पाते हैं एक अच्छा पॉलिसी प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का अगर शासन लगता है, यहाँ पर उस समय सचिव का मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का शासन तो वो सचिव तो रहते हैं, क्योंकि नया जो सीएम आते वो अपना सचिव चेंज कर देते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो उनको अपने जैसा सचिव चाहिए, मतलब अपने विचार वाला सचिव चाहिए। तो लेकिन क्या था, वो सीएम तो चले जाते, लेकिन उस समय सचिव को ना तो वही सचिव रहते जो पहले वाले रहते। तो उस समय जो या राष्ट्रपति शासन में अगर गवर्नर चाहे तो वो भी सचिव अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर केस में वो अलग अलग केस है, वो लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति जब शासन रहता है उस समय सचिव का भूमिका महत्वपूर्ण होता है, जितना भी प्रोग्राम बनाते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सचिव का क्या रूल, सचिवालय का जो सूचना केंद्र होता है वहां पे कार्य करते हैं, और जो डिफरेंट राज्य के सबका अलग अलग स्टैटिक प्रोग्राम होता है उसको अलग अलग नीति के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य में वो शांति व्यवस्था को भी कायम रखते हैं, और सचिवालय का एक महत्वपूर्ण योगदान है क्या, राज्य में शांति व्यवस्था कायम करके रखना, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है जो स्टेट सेक्रेटरी का, आई थिंक जो आप लोगों को समझ में आया वो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद फिर से मैं बोल रहा हूँ जो मेरा नोट्स है वो हमारे इनबॉक्स हमारे जो बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छे से रहिए, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।